नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर। नॉर्सेट के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे और वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया वीडियो जो कि इवनिंग शिफ्ट के पेपर के कुछ एमसीक्यू जो है विद रैशनल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन विद कंसेप्ट हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखें और अपने कंसेप्ट को बनाएं फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज। कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है? ल्यूपस एरिथमेटोसस, डायबिटीज इंसिपिटस, डायबिटीज मेलाइटस 1 और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये चार तरह की डिजीज वहां पे दी हुई थी। ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी नहीं है? इसका मतलब तीन ऑटो इम्यून डिजीज है और एक नहीं है। और हमें सबको पता है कि ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है कि अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी की नॉर्मल सेल को जब डिस्ट्रॉय करने लगता है, जब भी कोई एंटीजन बॉडी में जाता है, हमारी एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है और वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अपनी बॉडी की नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज कौन सा नहीं है? तो एसएलई, ल्यूपस एरिथमेटोसस, स्किन की एक बीमारी है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसस। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। तो ये है डायबिटीज मेलाइटस 1। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें जन्म से ही बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो रखा होता है ऑटो इम्यून प्रोसेस के कारण, और उसकी वजह से इंसुलिन की 100% डेफिशिएंसी होती है बॉडी में। ज्यादातर यंग एज के बच्चों में होती है और इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी और इंसुलिन हार्मोन थेरेपी इसका एकमात्र इलाज होता है। लाइफ लॉन्ग के लिए इंसुलिन लेना पड़ता है बच्चे को। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट की एक बीमारी है। तो ये बीमारी कौन, डायबिटीज बीमारी जो है वो पैनक्रियाज ग्लैंड की बीमारी है जिसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट का एक बीमारी है जिसमें जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है ऑटो इम्यून प्रोसेस के कारण ही ऐसा है। तो तीनों ऑटो इम्यून डिजीज है। लेकिन बी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है डायबिटीज इंसिपिटस, ये ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। डायबिटीज इंसिपिटस एक बीमारी है जिसमें एडीएच हार्मोन जो होता है, एडीएच हार्मोन वैसोप्रेसिन जिसको बोलते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन है और इसकी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है। एडीएच हार्मोन का प्रोडक्शन जो है वो हाइपोथैलेमस करता है और इसका स्टोरेज जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है। उस एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली बीमारी को डायबिटीज इंसिपिटस कहते हैं, जिसमें पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डिहाइड्रेटेड हो जाता है मरीज क्योंकि उसमें डाययूरेसिस के प्रोसेस के एंटी काम करने वाला हार्मोन जो है वो लैक और डेफिशिएंसी रहता है बॉडी में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था डायबिटीज इंसिपिटस। क्वेश्चन था गैस्ट्रिक कंप्रेशन ट्यूब कौन सा है? गैस्ट्रिक कंप्रेशन ट्यूब कौन सा है? लेविन ट्यूब, स्लैमसम ट्यूब, मिलर अबोट ट्यूब और सेंगस्टन ब्लैकमोरे ट्यूब। गैस्ट्रिक कंप्रेशन ट्यूब तो देखिएगा, लेविन ट्यूब और स्लैमसम ट्यूब जो होती है वो नेजोगैस्ट्रिक या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब है ना। गैस्ट्रिक ये जो है गावास ट्यूब कहलाती है। सिंगल ल्यूमन और डबल ल्यूमन होती है, इनको गावास ट्यूब कहते हैं और ये फीडिंग पर्पज से यूज की जाती है। लेविन ट्यूब और स्लैमसम ट्यूब, इनको गावास ट्यूब बोलते हैं। ये कोई कंप्रेशन का काम नहीं करती है। मिलर एबोट ट्यूब जो होती है वो गैस्ट्रिक लावास ट्यूब में काउंट होती है, सॉरी इंटेस्टाइनल ट्यूब में काउंट होती है और ये गैस्ट्रिक कंप्रेशन का काम नहीं करती है ना। इसको हम इंटेस्टाइनल ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो ये गैस्ट्रिक गावास ट्यूब है और इंटेस्टाइनल ट्यूब है। सवाल ने पूछा है गैस्ट्रिक कंप्रेशन, कंप्रेशन की तब जरूरत पड़ती है जब मरीज में इसोफेजियल वेरिसेज हो। तो इसोफेजियल वेरिसेज वाले मरीज के अंदर, इसोफेजियल वेरिसेज वाले मरीज के अंदर काम में ली जाती है ट्यूब, नाम है उसका सेंगस्टेकन ब्लैकमोरे ट्यूब। ये ट्रिपल ल्यूमन ट्यूब होती है। कैसी ट्यूब है? ट्रिपल ल्यूमन, जिसमें 3 ल्यूमन होते हैं। एक गैस्ट्रिक सिक्रीशन को निकालने में मदद करता है, दूसरा जो होता है वो गैस्ट्रिक बैलून होता है और तीसरा इसोफेजियल बैलून होता है। तो ट्रिपल ल्यूमन ट्यूब होती है। इसमें एक और ल्यूमन ऐड करके 4 ल्यूमन 4 ल्यूमन वाला ट्यूब बनाया गया था। उस ट्यूब को नाम देते हैं हम मिनरसोटा ट्यूब। एक और ट्यूब है और उस मिनरसोटा ट्यूब के अंदर ल्यूमन जो है उसका नंबर बढ़ जाता है और 3 की जगह 4 नंबर के ल्यूमन काम में लेते हैं। तो अगर आपको कभी गैस्ट्रिक कंप्रेशन ट्यूब का पूछे तो वो डेफिनेटली सेंगस्टेकन ब्लैकमोरे ट्यूब है, ट्रिपल ल्यूमन ट्यूब है। गैस्ट्रिक बैलून और इसोफेजियल 2 बैलून होते हैं और एक गैस्ट्रिक सिक्रेशन को एस्पिरेट करने वाला पोर्ट होता है। 3 ल्यूमन है इसलिए ट्यूब को नाम दिया ट्रिपल ल्यूमन ट्यूब। इसोफेजियल वेरिसेज के अंदर इसको काम में लिया जाता है। फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ए रिजल्ट ऑफ, प्रेगनेंसी में जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है वो किसके कारण होता है? इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज डाइटरी इंटेक, डिक्रीज एरिथ्रोपोइसिस आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर और इंक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन डिमांड ऑन मदर्स लीवर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, लेकिन सवाल ने ये पूछा कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया जो है उसका रीजन क्या है और जवाब है उसका ब्लड वॉल्यूम का बढ़ जाना। आरबीसी
के नंबर भी बढ़ते हैं, लेकिन उसकी तुलना में ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लाज्मा वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम के ज़्यादा बढ़ जाने के कारण लेडी के अंदर एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। इस तरह के एनीमिया को हम नाम देते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया, जो कि प्रेगनेंसी के अंदर होता है। तो दैट अकर ड्यू टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम और प्लाज्मा वॉल्यूम। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम और प्लाज्मा वॉल्यूम फिजियोलॉजिकल एनीमिया करता है, ऐसा हमने पढ़ा, और ये हीमोडाइल्यूशन के कारण होता है। प्रेगनेंसी में होता है ड्यू टू द हीमोडाइल्यूशन, क्योंकि हमने बोला प्लाज्मा और ब्लड की वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाती है, और एक्सेस प्लाज्मा का वॉल्यूम होता है ब्लड सेल से। ये बात हमने पढ़ी। अगला एक क्वेश्चन कैलकुलेशन से था। 150 ml फ्लूइड है, 60 मिनट में देना है, 15 ड्रॉप पर मिनट आपका ड्रॉप फैक्टर है। तो फॉर्मूला है हमारा टोटल वॉल्यूम इन ml इंटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट्स। ये फॉर्मूला है हमारा ड्रॉप पर मिनट ज्ञात करने का। अगर आपको ड्रॉप पर मिनट काउंट कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला टोटल वॉल्यूम इन ml ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट्स। तो 15 4 जा 60, तो ये हो गया 150 अपॉन 4। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे वो 4 3 जा 12 है ना, उसके बाद में 3 0, और 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो 37.5 ड्रॉप्स पर मिनट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। डिजायर्ड डोज, डोज अवेलेबल इनटू ml, टाइम इन मिनट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप पर मिनट, टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट्स, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ड्रॉप पर मिनट। क्वेश्चन था क्रिएटिनिन काइनेज जो है वो एमआई के अंदर इंक्रीज होता है कितने टाइम के अंदर अंदर? 12 से 14 घंटे, 12 से 14 दिन, 4 से 6 घंटे, या 10 से 14 दिन। तो दिन तो बिल्कुल ही गलत है। क्रिएटिनिन काइनेज जिसको सीपीकेएम भी कहते हैं, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, मायोकार्डियल इंफाक्शन के अंदर सीपीकेएमबी की वैल्यू बढ़ती है कितने टाइम में, ये पूछा हुआ है। तो ये दिन बहुत ज्यादा है, ओवर्स भी बहुत ज्यादा है, 12 से 14 ओवर्स भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर बढ़, एमआई होने के बाद में 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर सीपी के एमबी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा 4 to 6 ओवर्स, सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन था प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन इज द पार्ट ऑफ फीटस विच लाई इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन के अंदर फीटस का कौन सा पार्ट लाई कर रहा है, वो प्रेजेंटेशन बन जाती है। अगर हेड लाई कर रहा है सिपेलिक प्रेजेंटेशन, अगर बटक्स लाई कर रहे हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन। तो फीटस का कौन सा पार्ट लाई करता है पेल्विक रीजन में, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन। मोस्ट कॉमन टाइप की प्रेजेंटेशन जो होती है वो सिपेलिक होती है। 96.5% केसेज के अंदर सिपेलिक प्रेजेंटेशन कॉमन है, जिसमें हेड जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो हेड होता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप की प्रेजेंटेशन जो है वो सिपेलिक होती है, और प्रेजेंटिंग पार्ट हेड होता है। इसके अलावा कुछ माल प्रेजेंटेशन रहते हैं। माल प्रेजेंटेशन के अंदर ब्रिच जिसको पोडेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं, शोल्डर जिसको कंपाउंड प्रेजेंटेशन कहते हैं, ये माल प्रेजेंटेशन के एग्जांपल है। मोस्ट कॉमन टाइप का प्रेजेंटेशन है सिपेलिक। इसके अलावा कुछ माल प्रेजेंटेशन है जिसमें ब्रिज, पोडेलिक, शोल्डर या कंपाउंड प्रेजेंटेशन जो माल प्रेजेंटेशन काउंट होते हैं, जिसमें प्रेजेंटिंग पार्ट हेड नहीं होके कुछ और रहता है, इसलिए इसको माल प्रेजेंटेशन कहते हैं। क्वेश्चन था इमीडिएट आफ्टर निडलिस्टिक इंजुरी, अगर आपको एक्सीडेंटली निडलिस्टिक इंजुरी हो गई है तो इमीडिएट आफ्टर आप क्या करेंगे? सीक्वेंस याद रखिएगा। जब भी आप हॉस्पिटल सेटअप में काम कर रहे हो और अचानक से आपको निडलिस्टिक इंजुरी हो गई है, तो सबसे पहला काम होता है कि डोंट पैनिक। आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, जोर से आवाज नहीं करना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको क्या करना है, तुरंत जो है रनिंग वाटर के अंदर जहां पे प्रिक हुआ है उस एरिया को इमीडिएटली वॉश करें। रनिंग टेप एंड वाटर जो है उस रनिंग वाटर में प्रिक वाला एरिया जहां से प्रिक हुआ है उस एरिया को रनिंग वाटर में फॉर नेक्स्ट 15 to 30 मिनट्स जो है उसको कंटिन्यू जो है वॉश करते रहे। ये सबसे पहला हमारा एस्पेक्ट होता है। तो पैनिक नहीं होना है और सीधा रनिंग वाटर में उसको वॉश करना है, और उसके बाद में तुरंत जो है निडलिस्टिक इंजुरी के कारण तुरंत आपको इन्फॉर्म करना है वहां पे डिपार्टमेंट में, और आपको तुरंत वायरल मार्कर्स कराने हैं आपके और जिस पेशेंट्स को आपको यूज किया है उसके। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो सबसे पहला वो प्रोफाइलैक्टिक तरीके लेटर ऑन, लेकिन सबसे पहले आपको यही करना है, इमीडिएटली वॉश करो एरिया को विद सोप एंड रनिंग टैप वाटर। स्क्वीज नहीं करना है, उस एरिया को स्क्वीज नहीं करना है, ऐसा नहीं कि दबा के मैं ब्लड जो है वो बाहर निकाल देता हूँ, नेवर डू लाइक दैट।
वो बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्वेश्चन था आशा जो है उसमें ए किसके लिए स्टैंड करता है, तो ए का मतलब होता है एक्रेडिटेड, फुल फॉर्म होती है आशा की एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। हमें इतना ही पूछा है कि आशा में ए का क्या मतलब है, तो ए का मतलब है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। बीसीजी का रूट पूछा गया था, इंट्राडर्मली लगता है बीसीजी। बीसीजी एक वैक्सीन है जो एट बर्थ लगता है, एट बर्थ लगता है, इंट्राडर्मली इसको दिया जाता है। 0.05 ml इसकी डोज होती है, नॉर्मल सेलाइन के अंदर इसको डाइल्यूट करना होता है, और एक डोज 0.05 ml की होती है। 1 ml नॉर्मल सेलाइन में एक वाइल को डाइल्यूट करते हैं, और 1 ml का सॉल्यूशन 0.05 के हिसाब से जब हम देते हैं तो लगभग बहुत सारे बच्चों, लगभग 20 के आसपास बच्चों को लगाया जा सकता है। 1 महीने से छोटे बच्चे तक यही डोज रहती है। 1 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे में ये डोज 0.1 ml हो जाती है। 1 साल तक के बच्चे में 0.1 ml, 1 महीने तक 0.05 ml। इंट्राडर्मली लगता है लेफ्ट डेल्टोइड एरिया के अंदर लगता है, डेल्टोइड इंट्राडर्मली लेफ्ट डेल्टोइड एरिया के अंदर, और वहां पे स्कार बनेगा, लेट्रॉन स्कार बनेगा वहां पे। ये बीसीजी वैक्सीन के बारे में। रूट इसका इंट्राडर्मली है, एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में इंट्राडर्मल रूट। तो ये बीसीजी का वैक्सीन है, उसको लगाने का तरीका, उसका रूट, ये सब आपको याद रखने, यहाँ से सवाल बनता है एग्जाम में, हर बार बनता है। नेक्स्ट है इंट्राडर्मल जो स्किन टेस्ट करते हैं आप, जैसे आपने बीसीजी वैक्सीन लगाया इंट्राडर्मली, या कोई स्किन टेस्ट कर रहे हो इंट्राडर्मली, तो उसको इंट्राडर्मली क्यों करते हैं, उसको सबक्यूटेनियस आईवी या आईएम क्यों नहीं देते हैं? तो इंट्राडर्मल सबसे सुपरफिशियल रूट है ना, सिस्टमिक दवाई का सबसे ऊपर वाला रूट इंट्राडर्मल ही है। इसके बाद में नीचे जाते हैं तो सबक्यूटेनियस आता है, फिर मस्कुलर आता है, और फिर ब्लड वेसल आती है, आईवी आता है। तो ये सबसे सुपरफिशियल रूट है, सबसे ऊपर का है। तो यहाँ डाली हुई दवाई जो है बहुत कम एब्जॉर्ब होती है, बहुत लेस, न के बराबर, जीरो, नेग्लिजिबल एब्जॉर्ब होती है, तो यहीं पे पड़ी रहेगी। तो कोई रिएक्शन अगर हो रही है उस दवाई से तो तुरंत पता चल जाएगा, और ये लोकल रिएक्शन होगी, और जब रिएक्शन लोकल होती है तो मरीज को ज्यादा नुकसान या ज्यादा खतरा वहां पे नहीं होता है। तो इंट्राडर्मली हम क्यों करते हैं स्किन टेस्ट, क्योंकि वहां पे स्लो एब्जॉर्प्शन रहता है मेडिसिन का, मेडिसिन बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है, स्लोली एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इसको हम इंट्राडर्मल रूट से वहां पे देते हैं, जो है स्किन टेस्ट इंट्राडर्मली करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एनजी ट्यूब जो है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, उसको डिस्कार्ड कौन से बिन में करते हैं, तो दैट इज रेड बिन। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में ट्यूबिंग जितनी भी होती है वो रेड कलर के बिन के अंदर जाती है ना, जितनी भी ट्यूबिंग्स रहती है वो रेड कलर के बिन में जाती है, रेड बॉक्स के अंदर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अर्ली इंडिकेशन क्या रहेगा हाइपोक्सिया का, एक अनकॉन्शियस मरीज है और उसमें हाइपोक्सिया हो रहा है, तो हाइपोक्सिया का अर्ली इंडिकेशन क्या रहेगा अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर? तो रेस्टलेसनेस जो होता है वो हाइपोक्सिया का सबसे अर्ली साइन है, रेस्टलेसनेस जो है वो हाइपोक्सिया का सबसे अर्ली साइन है। तो अर्ली इंडिकेशन हाइपोक्सिया का यहाँ पे पूछा है, जवाब क्या बनेगा? रेस्टलेसनेस। एक इमेज का क्वेश्चन था, और ये इमेज था, ये सिम्स स्पेकुलम है, इमेज जो है ये किसका इमेज था, तो ये सिम्स स्पेकुलम कहलाता है। क्वेश्चन था डिजायर डोज 30 mg है, अवेलेबल डोज जो है वो 20 mg है 10 ml के अंदर। तो अब यहाँ पे जो ज्ञात करने वाली चीज थी वो ये थी कि आप कितना ml वहां पे देंगे। तो डिजायर डोज अपॉन डोज, डिजायर डोज कितना है 30 ml, डिजायर डोज यहाँ पे कितना है 30 ml, अवेलेबल डोज कितना है 20 mg, वो कितना है 10 ml के अंदर। तो 30 mg आपको देना है, 20 mg अवेलेबल है 10 ml के अंदर। तो फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, डिजायर डोज अपॉन डोज अवेलेबल इनटू ml, डिजायर डोज अपॉन डोज अवेलेबल इनटू ml। स्लाइटली टेक्निकल एरर है, डोंट वरी। तो डिजायर डोज कितना है 30 mg, डिजायर डोज यहाँ पे कितना है 30 mg, डोज अवेलेबल कितना है 20 mg, डिजायर डोज कितना है 30, डोज अवेलेबल कितना है 20, कितने के अंदर है 10 के अंदर। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0 से 0, 2 से 30 को, तो 15, तो कितना ml देना पड़ेगा, अगर आपको 30 mg देना है तो 15 ml, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा 15 ml, डिजायर डोज 30 mg, अवेलेबल डोज 20 mg, कितने में 10 के अंदर।
तो कितना देना पड़ेगा 15 ml। सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन था कि पीएच 7.3 है और CO2 50 है। जब पीएच कम होता है और PCO2 ज्यादा होता है तो कंडीशन एसिडोसिस है और रेस्पिरेटरी है। तो कंडीशन बन गई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पीएच एसिडिक, CO2 ज्यादा, कंडीशन बन गई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेल पॉलिश रिमूव करते हैं सर्जरी से पहले, है ना, किसी भी पेशेंट के अंदर सर्जरी से पहले नेल पॉलिश को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन ने पूछा उसका क्या रीजन है। तो नेल पॉलिश रिमूव करने का रीजन है, नेल जो होता है वो पेरिफेरल एरिया है जहां पे हम साइनोसिस का पता कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग सर्जरी अगर मरीज को साइनोसिस वगैरह हो रहा है, वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, हाइपोक्सिया हो रहा है, तो एग्जामिनेशन प्रॉपर्ली कर पाए और SpO2 जो है वो प्रॉपर्ली चेक हो पाए, उसमें कोई एरर नहीं हो, इसके लिए हमें पॉलिश वगैरह रिमूव करना होता है नेल से। तो नेल पॉलिश शुड बी रिमूव बिफोर सर्जरी। क्लैप्ट लिप की सर्जरी के बाद में सबसे प्रायर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। तो क्लैप्ट लिप की सर्जरी के बाद में वी हैव टू असेस द चाइल्ड फॉर एयरवे पेटेंसी, है ना, क्योंकि ओरल एरिया की सर्जरी है और यहीं से ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। तो ओरल एयरवे एयरवे जो पेटेंसी है जो उसका असेसमेंट सबसे पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि सांस है तो आस है, ये इंपॉर्टेंट है, ABC रूल यहाँ पे होता है, तो एयरवे हमेशा प्रायोरिटी रहता है। विजुअलाइजेशन ऑफ बोन, जो अल्सर बनता है ना, जिसको हम बेड सोर कहते हैं, तो बेड सोर में अगर बोन विजुअलाइज हो जाए तो ये कौन सी स्टेज है, तो स्टेज 4 है। स्टेज 4 जो होता है उसके अंदर बोन का विजुअलाइजेशन हो जाता है, बोन दिखने लग जाती है, स्टेज 4 का बेड सोर है। स्टेज 1 में एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, स्किन इंटैक्ट रहती है। स्टेज 2 के अंदर डर्मिस भी इन्वॉल्व हो जाती है, स्किन जो है वो दोनों लेयर इन्वॉल्व हो जाती है, एपिडर्मिस और डर्मिस, और वहां पे अल्सरेशन होता है। स्टेज 3 में सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं और स्टेज 4 में बोन और जो है मसल इन्वॉल्व होती है। तो मसल और बोन जिसमें होती है वो स्टेज 4 का बेड सोर है। सेल्फ केयर डेफिशिट थ्योरी किसने दी थी, जवाब है ड्रोथेम ओरम। ओरम जो है उन्होंने सेल्फ केयर डेफिशिट थ्योरी दी थी। क्या है इस थ्योरी के अंदर, एक पर्टिकुलर यूज इन रिहेबिलिटेशन एंड प्राइमरी केयर सेटिंग वेयर द पेशेंट इज एनकरेज टू बी एन इंडिपेंडेंस एज पॉसिबल। इंडिपेंडेंस पर्पस की थ्योरी है सेल्फ केयर डेफिशिट थ्योरी, ड्रोथेम ओरम के द्वारा ये दी गई थी थ्योरी। मर्फीज पंच साइन वहां पे पूछा गया था। कोस्टोवर्टिब्रल एंगल की टेंडरनेस को मर्फीज पंच साइन के नाम से जानते हैं, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। पॉजिटिव आता है ये पेरिनेफ्रिक एब्सिस के अंदर, पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर और रीनल स्टोन के अंदर। कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, मर्फीज पंच साइन। सिर्फ मर्फी साइन जो होता है वो रिलेटेड टू द गोल ब्लाडर कोलिडोकोलिलिथियासिस और कोलिसिस्टाइटिस से संबंधित होता है मर्फी साइन। और कोस्ट मर्फीज पंच साइन जो होता है वो कोस्टोवर्टिबल एंगल टेंडरनेस से संबंधित है। पेरिनेफ्रिक एब्सिस, पाइलोनेफ्राइटिस और रीनल स्टोन के अंदर ये पॉजिटिव देखने को मिलता है। टीपीएन जो है उसको आफ्टर 24 आवर्स क्या करना होता है, तो डिस्कार्ड करना होता है। राफेल का मैन्युफैक्चरर कौन है, तो फ्रेंच इसका जवाब था, और इसकी लैंडिंग जो है वो हिंदुस्तान में अंबाला के अंदर हुई थी। बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी किसने दी, तो जापान वो कंट्री है जिसने हमें बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी दी है। वाटर फॉर्मूला क्या होता है, तो H2O, है ना, ये वाटर का फॉर्मूला है, हाइड्रोजन के 2 आयन और एक ऑक्सीजन, वाटर बनता है इससे। और कैमरा के अंदर एकोमोडेशन करने का प्रोसेस जो है वो मेगापिक्सल कराता है, कि इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका मतलब वो एकोमोडेशन प्रोसेस है, उससे पिक्चर की क्लियरिटी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कुछ जीके के संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। यूज इन विच सिस्टम, इमेज दिया हुआ था और ये कौन से सिस्टम में यूज करते हैं, तो ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है और ये जीआई सिस्टम में यूज किया जाता है। एनजी ट्यूब या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जिसका यूज कौन से सिस्टम में किया जाता है, जीआई सिस्टम के अंदर, फीडिंग के पर्पस से इसको काम में लिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। और इसके अलावा आपको किस तरीके से ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लग रहे हैं, किस तरीके से आपने जिन्होंने भी एग्जाम दिया है वो कितना अपने आप के कंसेप्ट को दोबारा से क्लियर कर पा रहे हैं, क्या आपको फायदा मिल रहा है, ये जरूर आप लिखें। और हम पेपर को सॉल्व करने का मैंने पहले भी बोला एकमात्र पर्पज कि हम जो है कंसेप्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और सारे बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल पेपर था। तो कंसेप्ट को बनाइएगा और जुड़े हुए रहिएगा। एक काम जरूर करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए, ताकि हम भगवान कृष्ण के उस वाक्य को सार्थक कर सकें कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो देखते हैं आप कितने सारथी बनते हैं, कितने लोगों की जिंदगी का दिया जलाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो नए लेक्चर के साथ में, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।